करीब 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आज नंदीग्राम से ममता बनर्जी हुंकार भरेंगी। जी हां, आज पर्चा भरने का दिन है। हम आपको सीधा नंदीग्राम से लाइव अपडेट दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे ममता किस तरह अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही हैं। उत्तराखंड और हरियाणा की बात होगी, जहां के बदलते सियासी घटनाक्रम की चर्चा हम करेंगे। नौसेना के लिए आज बेहद अहम दिन, क्योंकि आज मेड इन इंडिया की शक्ति उसे मिल गई है। आपको INS करंज के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे, और साथ ही यह भी बताएंगे कि उसकी खूबियां क्या हैं। चर्चा हम करेंगे शिप्रा नदी में हो रहे रहस्यमयी धमाके की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे नौसेना में शामिल करंज की, क्योंकि मेड इन इंडिया की शक्ति करंज में शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के मिशन की कड़ी में आज INS करंज को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS करंज पूरी तरह भारत में निर्मित सबमरीन है। INS करंज भारत में बनी अब तक की सबसे घातक पनडुब्बी है। यह समंदर की सतह के साथ समंदर की गहराई में भी वार करने में सक्षम है। सौरभ अक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बेहद भव्य, क्योंकि जिस तरीके से करंज को शामिल किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि मानो नौसेना को एक नई शक्ति मिल गई है। बिल्कुल नेहा, और सिर्फ नौसेना के लिए नहीं लेकिन तमाम भारतीयों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि ये जो INS करंज सबमरीन जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये सबसे घातक है। और इसे जो नेवी के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये सबसे डेंजरस साइलेंट क्रीचर है, यानी कि ये इतनी शांत है, दुश्मनों के तट में जाकर जो है हमला कर सकती है। अब देखिए, जो पहले की जो नेहा सबमरीन से बनी है भारत में, इसके पहले जो कलवरी क्लास की थी, INS कलवरी या INS खंडेरी हो, तो उसमें फ्रांस की जो तकनीक है, फ्रांस का जो गाइडेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। लेकिन INS करंज की अगर जो बात करें नेहा, तो ये पूरी तरीके से भारतीय है। पूरी जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उस पर ये खरी उतरती है। जो माझगांव डॉक लिमिटेड है वहाँ पर ये पूरी तरीके से बनी है। जो भारतीय इंजीनियर्स है, नेवल इंजीनियर्स है, माझगांव डॉक लिमिटेड के जो बिल्डर्स है, उन्होंने इस पूरी सबमरीन को बनाया है। अभी जो है फोटो सेशन चल रहा है। जो क्रू है उनसे मैंने बात की, इन्होंने 120 दिन से ज़्यादा जो समंदर में बिताया इस सबमरीन के साथ, तो उनका कहना है कि इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है नेहा, वो उन्होंने कभी नहीं दिखी। एक तो इसका जो सोनार सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि आप देखिए कि दुश्मन सौरभ नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम नौसेना के लिहाज से, और यहाँ पर सौरभ अक्तानिया हमारे संवाददाता जानकारी देते कि किस तरीके से करंज का शामिल होना एक बेहद अहम और खास दिन आज नौसेना के लिए। लेकिन नंदीग्राम की भी बात कर लेते हैं, जहां से संग्राम का असली शंखनाद आज होगा। नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी आज अपना नामांकन भरने जा रही हैं। इस दौरान वो रोड शो करेंगी। नंदीग्राम में ममता को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में होंगे, और नए दफ्तर का उद्घाटन करने से पहले নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ममता तो बस लोगों का दिल जीतने में जुटी हैं। कभी मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना, तो कभी मजार में हाजिरी। बंगाल के सबसे बड़े अखाड़े में डट गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दुश्मन कितना ताकतवर है इसका आकलन चुनाव के परिणाम से हो जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान का आगाज ममता ने सधे अंदाज में किया है। अब आज ममता दीदी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बता देना चाहती हैं कि उन्हें हराने का इरादा रखने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई में नॉमिनेशन से पहले ममता एक बार फिर मंदिर जाने वाली हैं।
और शिव की साधना करेंगी। दोपहर में वो हल्दिया में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले ममता एक छोटी सी पद यात्रा भी करने वाली हैं। नंदीग्राम के लिए ममता को बाहरी बताकर बीजेपी ने निशाना साधा। इसे लेकर ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले अपने तेवर दिखा दिए। कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না, বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো? नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ममता के मुकाबले कभी उनके कमांडर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंदु अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। छोटी पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु के नामांकन में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इधर ममता अकेले ही महासंग्राम के मैदान में उतर चुकी हैं। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। नंदीग्राम के सियासी संग्राम में ममता बनर्जी का नया रूप सामने आ रहा है। जी हां, नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने 3 मंदिरों में दर्शन किया। पहले वो हरि मंदिर गई, फिर दुर्गा मंदिर और फिर जगन्नाथ मंदिर। माना यही जा रहा है कि बीजेपी के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप का जवाब देने के लिए ममता ने यह दांव चला है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की सभा के दौरान चंडी पाठ की कुछ लाइन पढ़ी। इस पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি, ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্যাভ্যি বিধাত্রী পরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বলদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। और इस वक्त सीधे आपको ले चलेंगे नंदीग्राम, जहां से आज ममता बनर्जी पर्चा भरने वाली हैं। वहां से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी के दिग्गजों से लोहा ले रही हैं, ऐसा साफ नजर आता है कि वो हर मोर्चे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाली है और यही वजह है कि एक ही जगह से उन्होंने पर्चा भरने की ठानी है। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। एक ही जगह से न सिर्फ ऐलान किया था उन्होंने नंदीग्राम से भवानीपुर छोड़कर चुनाव लड़ने का, बल्कि सिर्फ यहीं से वो चुनावी मैदान में है और फ्रंट फुट पर यहां पर दीदी बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यकीनन उसे मौका मिल गया है। जिस तरह से कल चंडी पाठ करती हुई नंदीग्राम में दीदी दिखाई दी, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह यह है नेहा, अगर आप यहाँ पर आएंगी तो कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया ममता दीदी की रही थी, उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी थी और उसी नाराजगी को दूर करना चाहती है ममता बनर्जी। इसी वजह से न सिर्फ वो चंडी पाठ कर रही हैं मन से, बल्कि अलग अलग मंदिरों में जाकर आज भी उनका मंदिर में जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद ही कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद वो नामांकन दोपहर में दाखिल करेंगी। ये बड़ा कार्यक्रम दीदी का, जबकि शुभेंदु अधिकारी जो उन्हीं के सुपर सालार रहे वो चुनावी मैदान में है। आज उनका भी नंदीग्राम में लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, यानी कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, कुछ इसी तर्ज पर नंदीग्राम की लड़ाई आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प, एक तरफ जहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो ये
कल ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना सभी को हैरान कर गया, क्योंकि इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन माना यही जा रहा है कि बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर 65% की आबादी हिंदू वोटर्स की है और वो वोटर्स नाराज ना हो जाए, छिटक न जाए, इसी वजह से ममता दीदी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कोई हमको हिंदू का पाठ नहीं पढ़ाए। और इस बात का जिक्र खुद उन्होंने कल मंच पर किया था। लेकिन आज नंदीग्राम में रहते हुए वो क्या बोलती हैं, आज उनका एक्शन क्या रहता है? एक तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर चाय खुद बनाती और सर्व करती हुई दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर चाय का भी एक अहम स्थान हमेशा से ही राजनीति में रहा है। जब से 2014 का चुनाव लोकसभा का शुरू हुआ, तभी से हमने देखा कि कैसे चाय पर चर्चा, चाय पर राजनीति, ये सब चीजें, ये सब टर्म्स आम हो गए। अब जो ममता बनर्जी की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, चित्रा, किस तरीके से इसे हम बताएंगे आप? बिल्कुल, इन तस्वीरों की अपने आप में काफी ज्यादा अहम मायने हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो वो भी चाय की चर्चा करते हैं और बात करते हैं दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में ही एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पर चाय बागान है और वहां पर चाय वालों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मंच पर नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंचती हैं तो एक छोटी सी दुकान में जाकर वो खुद चाय बनाती हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इस चाय के जरिए भी अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की एक कोशिश, लेकिन कुल मिलाकर जो सियासी अधिग्रहण इस वक्त नंदीग्राम में चल रहा है वो दोनों ही पार्टियों में से किसको बड़ा फायदा देता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, टीएमसी को अगर हम देखें और उसके वोट बैंक के इतिहास को खंगालें तो नंदीग्राम में लगातार उसका मार्जिन बढ़ता हुआ चला गया और 2009 के मुकाबले बाद में 2016 में वो दोगुना हो गया था। यकीनन इसके पीछे ममता बनर्जी एक बड़ा फैक्टर थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, उनका और उनके परिवार का इस पूरे की पूरी मेदिनीपुर की अगर बात करें तो दबदबा रहता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये चुनौती इतनी आसान नहीं है और यकीनन इसी वजह से दीदी यहाँ पर पूरे 72 घंटे के लंबे चौड़े कार्यक्रम के साथ पहुंची हुई हैं। और चाय पर चर्चा की जो तस्वीरें बार बार सामने आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका जिक्र करते हैं। तो जो चाय से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं, चाय बागानों से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए उनको भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और दक्षिण कोलकाता जानकारी के लिए आपका। चित्रा, हमारी सहयोगी सीधे नंदीग्राम पहुंची हुई है, यहाँ पर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे आज जो लंबा चौड़ा कार्यक्रम ममता बनर्जी का है पर्चा भरने को लेकर, उससे किस तरीके से ममता बनर्जी हर लिहाज से बेहद आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राज्य के 3 शहरों में हिंसा हुई है। हुगली में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया, हमले का आरोप बीजेपी पर लगा, जिसे पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी वारदात वेस्ट मिदनापुर के हाथी हल्का इलाके की है, वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन के बाद लौटने के दौरान टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला बोला। इसमें 8 बीजेपी समर्थक जख्मी हो गए। नादिया में दीवार पर नारे लिख रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया, इसमें 7 कार्यकर्ता जख्मी हुए। पार्टी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। 3 घटनाएं 3 अलग अलग जगहों की। बात अब हरियाणा और उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। हरियाणा में जहां मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, वहीं उत्तराखंड को आज नया सीएम मिल सकता है। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को क्यों अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। खट्टर सरकार के सामने बड़ा चैलेंज बनकर आया है अविश्वास प्रस्ताव। कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी जेजेपी पर दबाव है। पार्टी विधायक अब खट्टर के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। सर, आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ देना चाहिए। अगर किसान, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी। हरियाणा में सत्ता और किसान आंदोलन पर दुविधा के बीच बीजेपी की सहयोगी जेजेपी दुविधा में है। एक तरफ देवेंद्र बबली जैसे विधायक हैं, तो दूसरी ओर फूंक फूंक कर कदम रखने वाले विधायक। हक मुद्दा है, कोई मेजोरिटी नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। मेरा स्टैंड है, मैं 100% खट्टर के साथ हूँ और किसान के साथ भी। आज खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। सवाल है कि इसमें कितना दम है, इसे आंकड़ों से समझिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी 88 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं।
जबकि सत्ताधारी बीजेपी के 40 और जेजेपी के पास 10 विधायक, 5 फिलहाल निर्दलीय विधायक भी खट्टर को समर्थन दे रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए खट्टर को 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस अपील कर रही है कि किसानों के हक में सभी विधायकों को दिल की बात सुननी चाहिए। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट को समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया, और जेजेपी के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। दरअसल खतरा क्रॉस वोटिंग का सता रहा है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में 2 घंटे चर्चा होगी, फिर सदन में वोटिंग की जाएगी। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकल जाएगी कि हाँ आप लाओ विश्वास मत, चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस खुद को किसानों के हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब देखना है कि दुष्यंत चौटाला के विधायक इस संकट में किस ओर खड़े होते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उत्तराखंड की अब बात करेंगे, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को आज नया सीएम मिलने वाला है। लेकिन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 4 नाम रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर आज मंथन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को पार्टी आलाकमान से दिल्ली में मिले और मंगलवार को देहरादून में राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से पहले ही रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी। त्यागपत्र देते ही अपने निवास पर कुछ इस अंदाज में नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब बीजेपी उस चेहरे की तलाश में है जो उनकी जगह लेगा। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की आज होने वाली इस बैठक में फैसला होने की पूरी उम्मीद है। सीएम पद की रेस में फिलहाल 4 चेहरे हैं। इसमें अजय भट्ट, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी और धन सिंह रावत हैं। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन सिंह रावत के नाम का सुझाव दिया है। वैसे बीजेपी सांसद अजय भट्ट खुद को इस रेस से बाहर बता रहे हैं। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, कहीं पर नहीं हूँ, बस मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये मेरा ध्येय वाक्य है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। इस ध्येय वाक्य से बाहर मैं निकलता नहीं हूँ। अब हर किसी को आज होने वाली बीजेपी बैठक के फैसले का इंतजार है, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। मंजित नेगी और आशुतोष मिश्रा के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। चलिए अब आपको दिखा देते हैं दरअसल कौन है धन सिंह रावत, जिनको उत्तराखंड के सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। ये आपको दिखा देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, श्रीनगर गढ़वाल सीट से वो विधायक हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में राज्य मंत्री, इतिहास और राजनीति शास्त्र से एमए की डिग्री, पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर चुके हैं। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।